बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसका पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मेजरमेंट्स है। तो आज हम मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेजरमेंट्स है क्या। वैसे मेजरमेंट्स को कहते हैं पैमाइश, आप सब जानते ही होंगे। तो इसके बारे में आप इंशाल्लाह इस चैप्टर में पढ़ेंगे बड़ा डिटेल के साथ। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज की जी बुनियादी शाख है या फिज़िक्स है। इट प्रोवाइड्स द बेसिक प्रिंसिपल्स, ये जो बुनियादी असूल हैं ये आपको मुहैया करती है। एंड लाज और कानून आपको मुहैया करती है जो आपको मदद करते हैं अंडरस्टैंड करने में, यानी समझने में। जो गुत्थियाँ होती हैं, गुत्थी समझते हैं ना, यानी ऐसा मसला जो हल ना हो रहा हो, पुराना मसला चलता आ रहा हो, मिस्ट्रीज़ ऑफ अदर ब्रांचेज़, यानी जो साइंस की दूसरी ब्रांचेज़ हैं, शाखें हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं उनको सुलझाने में, उनको समझने में ये फ़िज़िक्स जो है हमें असूल देती है, कानून देती है। ठीक हो गया। जिस तरह साइंस की दूसरी ब्रांचें एस्ट्रोनॉमी होगी, केमिस्ट्री होगी, मैं इधर लिखा भी हुआ है, आपको ड्रा करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंसेस। तो ये जो हैं साइंस की ब्रांचेस जो हैं, इनके जो मसले मसाइल, जो मिस्ट्रीज़ होती हैं, उनको सॉल्व आउट करने में या उनकी हेल्प करने में या उनको समझने में हमें मदद देता है फिज़िक्स से। ठीक हो गया। तो आगे फिर बात कर रहा है जी, द टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फिज़िक्स, यानी ऐसे टूल्स और तकनीक जो हम यूज़ करके, या प्रोडक्ट यानी जो फिज़िक्स के प्रोडक्ट यानी फ़िज़िक्स की मदद से जो चीज़ें बनी हैं उनको यूज़ करके फिज़िक्स ने ना हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया है। यानी जो हमारे पहले ख्वाब थे, अब वो हमारे ख्वाब नहीं रहे, बल्कि वो हमारे लिए अब हकीकी चीज़ें आ गई हैं। मसलन पहले इंसानों का ख्वाब ये था कि यार हवा में उड़ना है, तो अब आप देखें कि लोग हवा में उड़ रहे हैं, हवाई जहाज़ बना दिए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमारा पहले ड्रीम था वो अब रियलिटीज़ बन गई हैं। तो ये लिखा भी हुआ है, फिज़िक्स हैज़ हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटीज़। द कंफर्ट्स एंड प्लेजर्स एडेड इन आवर लिव्स आर फ्रूटफुल रिजल्ट्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इन एवरीडे लाइफ। यानी जो हमें कंफर्ट्स मिल रहे हैं, जो प्लेजर्स मिल रहे हैं, जो खुशियाँ मिल रही हैं, जो हमारी ज़िंदगी में ऐड हुई हैं, वो साइंस का नतीजा है। यानी टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ किया हमने, इंजीनियरिंग यूज़ किया जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है ना उसमें। तो ये सारा फिजिक्स के बारे में बता रहा है। अगर वो कहता है जी, द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इंटायरली चेंज द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना उसने पूरी जो हमारा ज़िंदगी का आउटलुक है ना, इंसानों का जो रहने सहने का तरीका है, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। द फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इन सो क्लोज कॉन्टैक्ट दैट द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। वो कहता है कि कम्युनिकेशन जो है वो इतनी मतलब कि ज़्यादा तेज़ हो गई है, लोगों के दरमियान बातचीत, लोगों के दरमियान राब्ते, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना इतना ज़्यादा तेज़ हो गया है कि दुनिया को उसने एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। ग्लोबल विलेज का मतलब ये होता है कि जिस तरह गांव नहीं होता है, गांव में एक घर दूसरे घर वालों को जानता होता है कि यार फलाने घर में कितने अफराद हैं, फलाने घर में कितने लोग क्या कर रहे हैं, कौन से मेहमान आज उनके पास आए हैं। तो जिस तरह आपको मैं ये देखें ना, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इंटायरली चेंज द आउटलुक ऑफ मैन काइंड। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसने मुकम्मल तौर पे इंसानियत का जो रहने सहने का तरीका उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। द फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इन सो क्लोज कॉन्टैक्ट दैट द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। इसमें बताया जा रहा है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। वो कैसे बनी है जी? ग्लोबल विलेज इस तरह बनी है कि लोगों के दरमियान राब्ता तेज़ हो गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी मुंतकिल हो जाते हैं, चाहे दुनिया का किसी चौथे कोने में या कहीं छुपा भी हो ना बंदा दुनिया के अंदर, समंदर के अंदर ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वो भी मतलब कि हमें पता चल सकता है, उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मतलब कि प्रोग्रेस कर गई है। तो जो ग्लोबल विलेज का मतलब यही होता है ना कि गाँव बन गया एक दुनिया। तो दुनिया कैसे गाँव बन गया? देखो ना, जिस तरह गाँव होता है उसके अंदर हमें पता होता है कि यार गाँव की इतनी गलियाँ हैं, गांव के अंदर इतने लोग रहते हैं, आज किस घर के अंदर कितने मेहमान आए हैं, और किस घर के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने कितने मतलब कि उनके ना खानदान के मेंबर्स हैं, ये हमें पता होता है, गांव में अक्सर पता होता है। और हर एक के घर में आना जाना रहता है, इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरह ये कम्युनिकेशन जो है ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उसने ग्लोबल विलेज बना दिया दुनिया को। तो ये पैरे का मतलब ये था। आगे बताता है जी, फिजिक्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, यानी इसके अंदर तजर्बात किए जाते हैं। एंड द साइंटिफिक मेथड, एक साइंसी तरीक़ाकार है। एम्फोसाइज करता है, यानी जो वजाहत करता है, द नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट, कि एक्यूरेट मेजरमेंट होनी चाहिए। यानी उसने फिज़िक्स ने ये बताया कि जो आपने मेजरमेंट करते हो, जो पैमाइश करते हो,
वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ी। तो आगे कहता है जी ऑफ वेरियस मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज दिस चैप्टर स्ट्रेसेस। अब वो बता रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम मेजरिंग टेक्निक्स को पढ़ेंगे और रिकॉर्डिंग स्किल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आ गया है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और उनके यूनिट क्या हैं, तो ये पढ़ेंगे। द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। जो फिजिक्स की बुनियादें हैं ना, फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स जो हैं, वो डिपेंड करती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, क्योंकि वो फिजिक्स को लाज को एक्सप्रेस करती हैं। फिजिक्स के लाज एक्सप्रेस ही नहीं हो सकते जब तक फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है ना उनको आप डिस्क्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले जो बंदा फिजिक्स के मतलब जानना चाहता है या फिजिक्स चाहता है कि यार उसको अबूर हासिल हो, तो उसको फिजिकल क्वांटिटीज़ के मतलब पूरा इल्म होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ला ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई आपका फार्मूलाज वगैरह यूज़ ना हो, और फार्मूलाज जब यूज़ होंगे तो उनके अंदर क्वांटिटीज़ लाजमी है, ठीक है। तो देयर फॉर दिस क्वांटिटीज़ हैव टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तो यही वजह है कि इन क्वांटिटीज़ को मेजर करना एक्यूरेटली बड़ा ज़रूरी है। दीज आर मास। वो कहता है जी फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर मास है सबसे पहला, फिर लेंथ है, फिर टाइम है, वेलोसिटी है, फोर्स है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है एंड न्यूमेरियस सदर्स, और इसी तरह से और बहुत सारे। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इनको ना फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ तो वो होती है ना जो दूसरे क्वांटिटीज़ को बेस यानी बुनियाद फराहम करती हैं। मिसाल के तौर पे आपको किसी ने कहा कि यार बताओ कि जो आपका घर है ये कितने एरिया में वाक़या है, एरिया कितना है। तो आप क्या करोगे, जितने आपके घर की लेंथ होगी और जितनी विड्थ होगी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने लेंथ किस में ली होगी, मीटर या सेंटीमीटर में ली होगी। फ़र्ज़ करें कि आपने मीटर में ले ली है, आपने लेंथ भी मीटर में ली और विड्थ भी मीटर में ली। तो मीटर को जब आपने लेंथ को जब यानी विड्थ से मल्टीप्लाई किया तो मीटर और मीटर भी आपस में मल्टीप्लाई होने से मीटर स्क्वायर बन गया। तो ये जो एरिया आया है ना, एरिया वो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने पे आया है एरिया। हमारे पास जो बुनियादी क्वांटिटी थी ना, फिजिकल क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी थी वो लेंथ थी। असल में जो विड्थ भी होती है वो भी तो लेंथ ही होती है ना, हम उसको भी लेंथ ही कहते हैं, ठीक हो गया। तो मतलब कि इस तरह से बेस क्वांटिटी से आगे ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं। तो इसने आगे बताया भी वे ड्राइव क्वांटिटीज़ आर दोज भी डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटीज़, जो डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज़ पे, यानी खुद ब खुद नहीं वजूद में आती बल्कि बेस क्वांटिटीज़ की वजह से वजूद में आती हैं। एग्जांपल उसने दिया ड्राइव क्वांटिटीज़ की वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। आगे बात करता है जी बेस क्वांटिटीज़ आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। जो बेस क्वांटिटीज़ है ना उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ से, यानी वो खुद अपने आप को खुद डिफाइन करती हैं। मिसाल के तौर पे आप किलोग्राम को लंबाई से मतलब के डिफाइन करो, ऐसे तो नहीं होता। या आप इस तरह करो कि जो टेम्परेचर है उसको आप डिफाइन कर लो किलोग्राम से, तो ऐसे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। फिजिकल क्वांटिटीज़ किसी भी दूसरी यानी जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं वो किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की से डिफाइन नहीं की जा सकती। बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं, एक दोबारा बता दूं कि उनको किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो खुद ही डिफाइन करते हैं अपने आप को। लेकिन जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो डिफाइन की जाती हैं बेस क्वांटिटी से। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी एरिया की, तो एरिया कैसे आया, एरिया आता ही ना अगर आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई ना करते, यानी लेंथ और विड्थ ना होती, यानी लेंथ ना होती तो आप कभी भी एरिया ना बता सकते, इसी तरह वॉल्यूम ना बता सकते। तो समझ आ रही बात की। तो आगे हम इनको डिस्कस करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। जो बेस क्वांटिटी होती है ना उनको मेजरमेंट करने के दो स्टेप्स हैं। सबसे पहला कि आपने स्टैंडर्ड को चॉइस करना है कि कौन किस स्टैंडर्ड में आपने मेजर करना है। फ़र्ज़ करें हमारे आजकल दुकान पे जाते हैं ना, तो हम कहते हैं यार 1 पाव दे दो, 2 पाव दे दो, ठीक है ना। तो हमने स्टैंडर्ड चूज़ करना है कि हमने किस चीज़ के अंदर उसको मेजर करना है। मिसाल के तौर पर आप लेंथ ले रहे हो तो आपने लेंथ को मीटर में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, फुट में लेना है, इंचज़ में लेना है। तो ये सारा आपने बताना होता है, चूज़ करना होता है कि कौन सा स्टैंडर्ड आप, यानी स्टैंडर्ड से मुराद ये है। और दूसरा क्या है, दूसरी चीज़ वो है कि जिसके अंदर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर कि कौन सा तरीक़ाकार आपने चूज़ किया है, मतलब कि उस क्वांटिटी को कंपेयर करने का। यानी जो चीज़ मिसाल के तौर पे आप दुकान पे खड़े हैं, अब आप चीनी लेने जा रहे हैं, आपको एक ग्राहक आया, उसने कहा कि यार मुझे 1 किलो चीनी दे दो। और तो आप उसको कंपैरिजन जो उस चीनी का, यानी जो आप चीनी मेजर कर रहे हो उसका कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, यानी आपने साथ एक बाट रखा किलो वाला, उससे कंपैरिजन कर रहे हो, या आपके पास कंप्यूटराइज जो है वो मतलब कि आपके पास तराजू वगैरह मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये मतलब कि बता रहा है कि बेस क्वांटिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं 2 स्टेप्स। फर्स्ट चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड एंड सेकंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू मेजर विद द स्टैंडर्ड सो दैट अ नंबर एंड अ यूनिट आर डिटरमाइंड एज अ मेजर ऑफ दैट क्वांटिटी।
मेजरमेंट्स मस्ट बी रिलायबल होनी चाहिए एंड एक्यूरेट होनी चाहिए सो डैट दे कैन बी यूज्ड, कि वो इस्तेमाल हो सकें। यानी ऐसे नहीं फ़र्ज करें कि आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान के अंदर आप रहे हैं और आप जाते हैं फ्रांस के अंदर, आप वहाँ पे जाके कहते हैं कि यार मेरा ना जो घर है वो, आप उनको कहें कि 10 कदम है, उसका एरिया जो है 10 कदम लेंथ है और 10 कदम ही उसकी विड्थ है। अब वो बंदा हो सकता है वो आपसे छोटे कद का हो और उसका कद अगर आपसे छोटा होगा तो उसके कदम भी छोटे होंगे। तो अगर वो फ़र्ज करें वो आता है वो कहता है यार आपने तो कहा था कि 10 कदम है लेंथ और 10 कदम ही आपका मतलब कि वो विड्थ है। तो अगर अब वो आएगा और चेक करेगा उसके 14 कदम हो जाते हैं लेंथ और 14 कदम ही उसकी विड्थ हो जाती है, तो ये तो मसला बनता है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो मेजरमेंट्स होती है ना वो रिलायबल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा स्टैंडर्ड आप चूज़ करो कि वो एक्यूरेट हो और रिलायबल हो। आगे हम बात करते हैं, हमारा दूसरा जो है टॉपिक इस चैप्टर का वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, वैसे तो इसके बारे में बताया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 1790 में जब फ्रांस में इनकलाब आया था तो उस वक्त फिर ये ज़रूरत महसूस की गई कि यार मसलन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि कोई लोग कदम के ज़रिए मापते थे लेंथ को, कोई बाजू के ज़रिए यानी गज़ में मापते थे, यानी कोई ये अपना पंजाबी कहते हैं ना गेठ, ये जो हमारा हाथ का पंजा है ना 5 उंगलियाँ, इनकी मदद से मैयर करते थे। तो ये कोई तरीका रिलायबल नहीं था। तो जब वो इनकलाब आया ना तो उस वक्त ये ज़रूरत महसूस की गई, लेकिन फिर 1960 में ये बाज़ाब्ता तौर पर पूरी दुनिया में लागू हो गया, क्योंकि उस वक्त आलमोस्ट ज़्यादातर जो दुनिया थी वो एक दूसरे से अटैच हो गई थी और जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो रही थी। तो यही लिखा हुआ है कि इन 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज़। एक बैन अल-अक़वामी जो कमेटी है वो मुत्तफ़िक हो गई, उसने डिफ़ाइन कर दिया मेजरमेंट्स को कि इस मेजरमेंट्स को इस स्टैंडर्ड में आपने मेजर करना है, ठीक है। तो इस सिस्टम को बाद में सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दे दिया गया। द सिस्टम डेट वाज एस्टेब्लिश इज कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल। ऐसा यूनिट्स आर यूज बाय वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी। जो ऐसे यूनिट होते हैं वो साइंटिफिक कम्युनिटी यूज़ करती है। आज भी अक्सर जगहों पे मुख्तलिफ यूनिट्स यूज़ होते हैं चीज़ों को मेयर करने के लिए, लेकिन अगर कोई बंदा साइंटिफिकली रिसर्च कर रहा है तो वो जब भी किसी चीज़ का यानी कोई भी क्वांटिटी लेता है और उसको मेजर करता है और उसको मेजर करने के बाद जो जो आंसर लिखेगा ना अपना जिस यूनिट के अंदर, वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल यूनिट होगा। यानी वो ऐसा यूनिट के अंदर लिखेगा ताकि अगर उसकी रिसर्च किसी यूनिवर्सिटी में आगे मतलब कि मुख्तलिफ फर्दर जो स्टेप्स हैं उनके लिए ले जाती है, रिसर्च बेस पे जाती है कि भाई चेक करें कि जो इस बंदे ने रिसर्च किया है, या मसलन जिस तरह थ्योरियाँ पेश होती हैं, एक साइंसदान ने एक थ्योरी पेश की, अब वो अगर थ्योरी पढ़ी जाएगी दूसरे मुल्कों में या दूसरे जगहों पे तो वहाँ के लोग उस पर रिसर्च करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, तो तब जाके आगे नया नतीजा निकलेगा ना। तो अदरवाइज़ अगर उनको समझ नहीं आएगा तो फिर वो कैसे करेंगे। तो इसलिए इंटरनेशनल जो सिस्टम है ना यूनिट का, वो फिर अडॉप्ट किया जाता है इस हवाले से। तो द सिस्टम इंटरनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर बेस यूनिट्स होते हैं, एक इस तरह दो क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, एक बेस क्वांटिटीज़ और एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इस तरीके से बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले बेस यूनिट्स को बात कर लेते हैं। अच्छा, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, आपने 9th के अंदर भी पढ़ा है कि वो सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, तो फिर उनके यूनिट भी 7 ही होंगे, साफ ज़ाहिर है। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं तो 7 ही बेस यूनिट्स होंगे। तो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने वाले जो यूनिट होते हैं उनको बेस यूनिट्स कहते हैं, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट्स यूज़ होते हैं उनको ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कितनी बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो आपने बताना है कि 7 और 7 ही बेस यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 7 बेस यूनिट्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़ नेमली लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट और लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अब इनके साथ हम अक्सर प्रीफिक्सेस वगैरह भी यूज़ करते हैं, जिस तरह किलो, माइक्रो, मिली, ये लिखा भी हुआ है। प्रीफिक्सेस सच एज मिली, माइक्रो, किलो एटसेट्रा मे बी यूज्ड विद देम टू एक्सप्रेस स्मॉलर लार्जर क्वांटिटीज़। यानी अगर बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए साथ आप मेगा, किलो, हेक्टो, इस तरह करके मुख्तलिफ जो प्रीफिक्सेस हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की। जिस तरह मैंने पहले बात की, ड्राइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स भी डिपेंड ऑन द बेस यूनिट, जो बेस यूनिट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। सम ऑफ द ड्राइव्ड यूनिट्स आर गिवन, ये इस टेबल में हमें दिए हुए हैं ड्राइव्ड यूनिट्स कुछ क्वांटिटीज़ के। तो आगे पढ़ते हैं जी। द यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड द लिस्ट ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स। जो यानी 1960 में तो इंटरनेशनल यूनिट बना था, ठीक है। तो अब जो है, सॉरी ये रोटेट हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो 1995 में, ये यहाँ से मैं आपको मिटा दूँ, ये 1995 में जो है ना हमारा, वो अडॉप्ट किया गया कि यार जो सॉलिड एंगल होता है उसको भी सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर इंक्लूड कर लिया गया।
इसके साथ वो बात करता है जी, इन एडिशन टू बेस एंड ड्राइव यूनिट्स द एसआई परमिट्स द यूज ऑफ सर्टन एडिशनल यूनिट्स, यानी कुछ और यूनिट्स ऐड किए गए एडिशनल यूनिट्स, जिसके अंदर द ट्रेडिशनली मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स, यानी एंगल्स को मेजर करने के यूनिट्स हैं वो भी ऐड किए गए, यानी डिग्री, आर्क मिनट एंड आर्क सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड जिसको हम आमतौर पे कहते हैं। द ट्रेडिशनल यूनिट्स फॉर स्टैंडर्ड टाइम, टाइम के लिए मिनट, वैसे तो सेकंड होता है एक्सेप्टेबल जो है, लेकिन मिनट, आवर, डे एंड ईयर ये भी अडॉप्ट किए गए। और इसके साथ साथ द लोगारिथमिक यूनिट्स बेल, ये भी मतलब कि यूज़ किया गया, सच एज मल्टीपल सच एज द डेसिबल्स, ठीक है। टू मैट्रिक यूनिट्स कॉमनली यूज इन ऑर्डिनरी लाइफ, द लीटर फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए, यानी जो चीज़ें लिक्विड में होती हैं उनके लिए लीटर, उनका वॉल्यूम बताने के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से वॉल्यूम अगर आपने बताना है सॉलिड का तो मीटर्स क्यूब में बताना है आपने। तो ये इसी तरह से उसने एडिशनल लिखे हैं। आगे हम बात करते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन क्या है। ये आपने सब कुछ 9वीं के अंदर पहले पढ़ा हुआ है, जो ओल्ड 9th थी उसके अंदर। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है जी, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कार्ड साइंटिफिक नोटेशन, नंबर्स को एक्सप्रेस किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। यानी अब फर्ज करें सूरज का ज़मीन से फासला अगर आपने बताना है तो वो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, बहुत बड़ी अमाउंट मतलब के नंबर की होगी, तो उसको हम कैसे बताएंगे, पढ़ने में दिक्कत होगी, मुश्किलात होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं, यानी 10 की पावर बना के लिख देते हैं। ये नीचे लिखा भी होगा, लिखा है भाई कार्ड साइंटिफिक नोटेशन विच एम्प्लॉयज पावर्स ऑफ 10, जिसको पावर 10 की में लिखा जाता है, ठीक है। द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट आउट फॉर डेसिमल, यानी वो कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना तो आपका सिर्फ एक डिजिट डेसिमल प्लेस से पहले होना चाहिए, जिस तरह ये 1 है, उसके बाद पॉइंट और ये साथ आपने जो 10 की पावर में लिख दिया, ठीक है। प्रीफिक्सेस की पहले भी बात किया है, प्रीफिक्सेस वो होते हैं जो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं उनके साथ यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। मोस्ट प्रीफिक्सेस इंडिकेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन स्टेप्स ऑफ 1000 एंड प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स, यानी बहुत बड़ी से बड़ी और कम छोटी से छोटी वैल्यू यानी नंबर्स को बताने के लिए प्रीफिक्सेस जो होते हैं ये आसान तरीका मुहैया करते हैं इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने में, इन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मकदारों को, नंबर्स को डिस्क्राइब करने में। तो ये मुख्तलिफ लिखे हुए हैं, आटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गैगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, यानी आपको इस तरह याद होना चाहिए, आटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गैगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इस तरह से याद होगा तो आपको पता चल जाएगा। और आसान, याद करना बड़ा आसान है। ये 10 की पावर 18 माइनस में जब आप एंड में पहुंचोगे तो वहाँ पे 10 की पावर 18 पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से ये 15 फिर ये यानी 3 का गैप जब तक आप 1 तक नहीं पहुँच जाते, सॉरी ये 8, ये 9, ये 6, ये 3, ये 2, ये 1, ये 1, फिर ये 2, ये 3, ये 6, यहाँ तक जो था वो आपका था नेगेटिव में और यहाँ पे आपका शुरू हो गया पॉजिटिव में, ठीक है। आगे जी कन्वेंशंस फॉर यूजिंग ऐसे यूनिट्स, यूज़ ऑफ ऐसे यूनिट्स रिक्वायर स्पेशल केयर, यानी इनके लिए स्पेशल केयर चाहिए होती है, मोर पर्टिकुलरली इन राइटिंग प्रीफिक्सेस, यानी जब आपने प्रीफिक्सेस लिख रहे होते हैं ना तो आपने स्पेशल केयर करनी होती है। ईच ऐसा वो आप बता रहा है कि क्या क्या आपने केयर करनी है। ईच ऐसा यूनिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, यानी कोई भी ऐसा यूनिट है उसको सिंबल से आपने रिप्रेजेंट करना है, उसको एब्रीविएशन से नहीं करना। आगे एग्जांपल भी देगा, फॉर एग्जांपल जिस तरह एम्पेयर में पूरा एम्पेयर लिखा हुआ है तो वी शुड यूज़ ए यानी कैपिटल ए, नॉट AMP यानी उसका एब्रीविएशन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि उसका सिंबल ए यूज़ करेंगे, कैपिटल ए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एम्पेयर है। इस तरह सेकंड्स के लिए स्मॉल s, नॉट सेक सेक नहीं यूज़ करना। तो इस तरह से आप दूसरा हम पढ़ते हैं रूल, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर, के जो फुल नेम है यूनिट का वो अगर आप लिख रहे हैं तो फिर आपने कैपिटल लेटर से नहीं लिखना, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल लेटर से नहीं लिखना। जिस तरह ये न्यूटन पूरा आपने अगर लिखा है तो स्मॉल लेटर में लिखना है, मीटर भी स्मॉल लेटर में लिखना है, सिवाय सेल्सियस के, एक्सेप्ट सेल्सियस, यानी जब भी आपने सेल्सियस लिखना है तो उसको कैपिटल लेटर में लिखना है अगर पूरा लिखनी है तो, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं थर्ड की, सम सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस। तो जो सिंबल्स होते हैं कुछ केस में लोअर के आपने लिखना होता है, यानी स्मॉल लेटर में लिखना होता है। जिस तरह मीटर को स्मॉल m में, सेकंड को स्मॉल s में, लीटर को आपने जो लिखना है वो कैपिटल L में लिखना है। अगर आप स्मॉल l में लिखेंगे ना तो वो लेंथ कंसीडर किया जाएगा। लेंथ आपको पता है कि बेस क्वांटिटी है।
चौथा हम पढ़ते हैं जी, सिंबल्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हैव इनिशियल लेटर्स कैपिटल। अगर आप सिंबल लिख रहे हो ना साइंटिस्ट के नेम की, यानी जिस तरह न्यूटन है, अगर पूरा लिखना है वो तो साफ ज़ाहिर है अपने स्मॉल लेटर में लिखना है, लेकिन अगर आप उस यूनिट को यूज़ कर रहे हो जो किसी साइंसदान के नाम पे रखा गया है, तो आपने अगर सिंबल यूज़ कर रहे हो तो फिर आपने उसका जो लेटर होगा वो कैपिटल में लिखना है, ठीक है। जिस तरह न्यूटन, अम्पेयर और पास्कल वगैरह, ठीक है। तो इसका पी बड़ा, न्यूटन का एन बड़ा और अम्पेयर का एम बड़ा। तो इसी तरीके से सिंबल्स पांचवा पढ़ेंगे जी, सिंबल्स एंड प्रीफिक्सेस आर प्रिंटेड इन अपराइट स्टाइल रिगार्डलेस फॉर द रिगार्डलेस ऑफ द टाइप स्टाइल इन सराउंडिंग टेक्स्ट। यानी आपने ये नहीं देखना, जिस तरह ये लिखा हुआ है एज अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो जो 50 आपका लिखा हुआ है ना और जो मीटर आपका लिखा हुआ है, ये जो सिंबल और प्रीफिक्सेस हैं ये अपराइट यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपने लिखना है। इटैलिक्स में नहीं लिखना, इटैलिक्स से मुराद टेढ़ा, यानी अपराइट मतलब बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ लिखना है आपने। जिस तरह ये मीटर बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, आपने टेढ़ा नहीं लिखा हुआ है। सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, यानी आप इनको जमा कर दो किलोग्राम किलोग्राम, जिस तरह ये लिखा 1 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 1 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, तो इनको आपने जमा नहीं कर सकते किलो को किलो में, यानी आप लिख दो कि 1 kg, इस तरह तो नहीं होगा। आगे 7 है जी, नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कोई फुल स्टॉप आपने एंड पे नहीं लगाना, ठीक है। और जब मतलब कि आपने सिंबल वगैरह लिख लेनी है या आपने जो जरूरत है वो लिख लेना है तब। प्रीफिक्सेस द रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट, यानी अगर आप प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहे हो तो जो बेस यूनिट्स हैं उनके शुरू पे लिखा रहता है। जिस तरह ये ml का मतलब है मिली लीटर, m से छोटे m से मुराद मिली है और ये मिली प्रीफिक्स है, l से मुराद लीटर है। आपने इसको इस तरह नहीं लिखना, स्पेस दे के नहीं लिखना। नोट m यानी वो बता रहा है कि इस तरह नहीं लिखना, नोट m आगे देखें ये स्पेस यानी खाली जगह होगी थोड़ी सी, m फिर l लिखा हुआ है, इस तरह नहीं लिखना, बल्कि आपने इस तरह लिखना है ms, नोट ms नहीं लिखना। यानी जिस तरह वो आपको सामने नज़र आ रहा है कि स्पेस दी हुई है, स्पेस बिल्कुल नहीं देनी है, जो इधर स्पेस दी हुई है ये, लेकिन इधर स्पेस नहीं है। इसी तरह से इधर स्पेस दी हुई है तो इसलिए वो कह रहा है कि इस तरह नहीं लिखना बल्कि आपने इस तरह लिखना है। आगे 9 नंबर पढ़ेंगे, बेस यूनिट्स आर रिटन 1 स्पेस अपार्ट। को जो बेस यूनिट्स होते हैं अगर बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं ना आप, तो आपने फिर एक स्पेस छोड़ देनी है। यानी जिस तरह 1 किलोग्राम लिखा हुआ है उसके बाद फिर 10 मीटर पर सेकंड आया गया है, तो आपने स्पेस दे के लिखना है। अगर 2 यूनिट्स लिख रहे हैं, 2 से ज़्यादा लिख रहे हैं, तो आपने आपस में उनमें स्पेस देनी है। अगर नंबर 10 पे हम पढ़ेंगे कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। यानी कंपाउंड का मतलब होता है कि 2 इकट्ठी यूज़ कर लेना या 2 से ज़्यादा इकट्ठी यूज़ कर लेना। जिस तरह ये 1 माइक्रो फैराड, जिस तरह ऊपर भी मैंने बात की है, शुड बी, तो 1 माइक्रो फैराड नहीं हमने यूज़ करना, हमने देखना है कि माइक्रो और माइक्रो ये भी -6 है और ये भी -6 है, तो हमने ये टोटल 12 हो जाएगा ना, -12, तो उसकी जगह पे फिर पिको लिख देंगे क्योंकि वो 10 की पावर -12 होता है, ठीक है। तो पिको लिख देंगे, तो ये डबल नहीं लिखना आपने, कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं है। When base unit of multiple is raised to a power, यानी जब आपने बेस यूनिट को मल्टीपल पे लिखना और फिर उनकी पावर भी लिखनी है, तो जो पावर होती है वो अप्लाई होगी होल मल्टीपल एंड नॉट बेस यूनिट अलोन। यानी सिर्फ बेस यूनिट पे नहीं आपकी वो सॉरी जो है वो अप्लाई होगी, बल्कि पूरे के पूरे जो आपका नंबर लिखा हो या पूरा जो आपका मतलब कि मल्टीपल लिखा हुआ है उसके ऊपर अप्लाई होगा। जिस तरह ये एग्जांपल दिया 1 किलोमीटर स्क्वायर है ना, तो ये 1 का भी स्क्वायर है और ये किलो का भी स्क्वायर लेंगे, मीटर का भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह दिखा हुआ किलो को 10 की पावर 3 में लिख दिया है, तो आगे ये इसका भी स्क्वायर लिया 2 3 और 6 हो गया और मीटर का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। तो आगे बता था जी 12 नंबर पे यूज़ नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन इंस्टेड ऑफ सोलिडियस। यानी आपने ओवर में नहीं लिखना, जिस तरह हम कहते हैं ना मीटर, जिस तरह ये लिखा भी हुआ है मीटर पर सेकंड, इस तरह नहीं लिखना, बल्कि आपने इसको इस तरह लिखना है, इस तरह, ठीक है। अगर आप डेंसिटी लिख रहे हो किलोग्राम, तो हम अमूमन इस तरह लिखते हैं पर मीटर क्यूब, तो हमने इसको इस तरह नहीं लिखना, बल्कि यह तरीका गलत है, हमने इसको इस तरह लिखना है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इस तरह लिखना है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं 14 की, डू नॉट मिक्स सिंबल्स एंड नेम्स इन द सेम एक्सप्रेशन। आपने मिक्स नहीं करना सिंबल्स को और नाम्स को मिक्स नहीं करना जब आप एक ही एक्सप्रेशन में लिख रहे होते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, यानी इस तरह नहीं लिखना, बल्कि ये जिस तरह आगे लिखा हुआ है इस तरह नहीं लिखना आपने। मैं थोड़ी रेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये इस तरह आप लिख सकते हैं जिस तरह उसने पहले बताया, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह नहीं लिख सकते मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, यानी एक का आपने पूरा लिख दिया और एक का आपने हाफ लिख दिया, इसका आपने सिर्फ सिंबल लिख दिया और इसका आपने फुल लिख दिया, ऐसे नहीं, दोनों फिर एक जैसे लिखने हैं। जिस तरह ये
एक जैसा लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर इसका भी पूरा आपने लिखा है तो इसको भी पूरा आपने सेकंड को लिखा है, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट्स, जो आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं ना, आपने कोशिश करनी है कि आपको जो सबसे ज़्यादा आसान लगता है ना यूनिट, जितना आप उसमें इजीली बता सकते हैं। मसलन आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेंथ आप मेजर कर रहे हो, लेंथ वो बहुत स्मॉल है। अब आप लेंथ का तो यूनिट होता है मीटर, तो आप मीटर में करोगे, मीटर तो बहुत बड़ा यूनिट होगा फिर। तो आप इसको सेंटीमीटर में कर सकते हो, मिलीमीटर में कर सकते हो, यानी जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो मोस्ट कन्वीनियंट वे होगा ना स्टैंडर्ड आप मेजर कर सकते हो जिसमें, वो आपने यूज़ करना है। System International do not allow the use of former CGS system such as DINE, ERG, GUS, POISE, STOR, यानी जो पुराने स्टैंडर्ड थे ना इंटरनेशनल सिस्टम, उसको अलाउ नहीं करने देता कि भाई आप इसको यूज़ करो। पुराने जो इंटरनेशनल सिस्टम था ना, उसको आपने यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि जो अब यानी 1960 के बाद अपनाया गया है उसको ही आप यूज़ कर सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो 1.2 तक ही था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट।